हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट में एडीजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे चंडीगढ़ का टीजीटी का पेपर फाइन आर्ट का है, ये सॉल्व कराऊंगी। ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। ये पेपर बहुत अच्छा है, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे। जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, हायर की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। एक चीज और बता दूं, यहीं पे अभी क्लियर कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये हमारा इंग्लिश में आया हुआ था। पूरे 100 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश में ही थे, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत इंग्लिश में आपको समझ में ना आए, बहुत सिंपल इंग्लिश में है। और इसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताती चलूंगी, हिंदी में उसका मीनिंग भी बताती चलूंगी। आप क्वेश्चंस देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में इतना मतलब इंग्लिश से इतना वो नहीं है, बहुत ही आसान है। और हम एक एक शब्द का आपको अर्थ भी बताते चलेंगे और आंसर करने में आपको आसानी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे उसको कमेंट्स में करके उसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, द पशुपति सील इज फ्रॉम, मतलब जो पशुपति सील जो मोहर प्राप्त हुई थी वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सांची और नालंदा। आप खुद भी यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस आराम से हमें समझ में आ रहा है, इजीली, इसमें इतना टफ नहीं लग रहा है हमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो ये पूछा गया है जो मोहन वहां से प्राप्त हुई थी, मोहरें प्राप्त हुई थी, हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से पूछा गया है कि हमें मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये थोड़ा इजी भी है, मोस्टली लोगों को पता भी होगा। जो पशुपति की मोहरें हैं ये हमें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और इसके आसपास के भी हम क्वेश्चन आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो आप अगर चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो टीजीटी का लेवल है या यूपी टीजीटी में जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं। उसमें इंडियन आर्ट से, यूपी टीजीटी में तो पूरा इंडियन आर्ट आता है, और उससे जो भी हम जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसके आसपास के हमें जरूर पढ़ने हैं। जैसे हमें पढ़ना पड़ेगा कि हड़प्पा में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ या मोहनजोदाड़ो में क्या प्राप्त हुआ, और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो प्रेजेंट में कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थापित है, उपस्थित है। तो ये सारी चीजें भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा और कवर कर रही हूँ और भी इसके साथ ही पढ़ाती चल रही हूँ, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि मोहनजोदाड़ो में ये हमें पशुपति सील प्राप्त हुई है, तो कई बार इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है घुमा के कि ये मोहरें कहाँ पे स्थापित हैं। तो आप इसे लिख भी सकते हो कि हमें ये मोहरें नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से, मतलब वहां पे अभी है स्थापित रखी हुई है म्यूजियम में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर ये भी पूछा गया है कई बार कि पशुपति सील जो है इसमें कितने वो जानवरों का चित्रण है, कितने प्रकार के, इस टाइप से क्वेश्चन आया है। तो ये भी एक आंसर हमारा बन गया कि जो पशुपति सील है इसमें हमारे 4 एनिमल यानी 4 जानवरों का चित्र है। ठीक है, तो 4 जानवरों का चित्र है। उसके बाद कई बार अगर ये भी पूछ सकता है कि ये जो 4 जानवर हैं इनमें कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं था। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के आता है। तो ये भी आपको बता देते हैं कि जो ये पशुपति सील मोहर है, मैं आपको 1 सेकंड दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, ये देखिए ये मोहर प्राप्त हुई है। इसके दो मतलब एक साइड में हमें टाइगर और एलिफेंट का और दूसरी साइड में राइनासोर और बफेलो का, मीन्स भैंसे और गैंडे का है एक साइड, और एक साइड हमें टाइगर का और हाथी का भी मतलब चित्र मिला है इस मोहर में। तो ये इसके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आप ध्यान से देख लेना। और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो उनको मैंने यहीं पे अभी 3-4 क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का आप क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द
मैं आपको इसीलिए हिंदी में बराबर बता रही हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस को मुझे हिंदी में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, इसलिए मैं एक एक, अगर आपको उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिए। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द, जो ऋग्वेद है ये सबसे पुरानी बुक है, पूछा गया है किसकी। ऑप्शन है आर्यंस, सेकंड नंबर पे है मौर्यंस, थर्ड नंबर पे है चालुक्यास और फोर्थ नंबर पे है चोल। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए ऋग्वेद के लिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, तो ये एक संस्कृत का है ग्रंथ, आपको पता है। सेकंड नंबर की बात कर दें तो ये है हमारा वैदिक काल का। ठीक है, दो चार चीजें इसके आसपास भी हम पढ़ते चलेंगे। वैदिक काल का है, लेकिन ये बुक, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है, तो राइट आंसर हो गया हमारा आर्य, आर्यन लोगों के का है। और इसका टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हो 1500 से 1000 बीसी। और इसमें अलग अलग चीजें हैं, पर इतना डिटेल तो नहीं, पर ये दो चार क्वेश्चंस पूछे जो जाते हैं उसके आसपास हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला हो गया हमारा आर्यंस वाला राइट आंसर। ठीक है, इसमें टोटल कई बार, एक दो बार ये भी मैंने देखा है, पूछा गया है कि इसमें कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं हम। एलेक्जेंडर इनवेडेड इंडिया इन द ईयर। एलेक्जेंडर पता होगा बहुत से लोगों को, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की बात है यहाँ पे, कि ये इंडिया की मतलब भारत की तरफ मतलब आगे बढ़ा था। इन्वेडेड मतलब उसके ऊपर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो शुरू किस ईयर में किया था, तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 326 बीसी, 840 बीसी, 335 बीसी और 330 बीसी। ठीक है, तो ये थोड़े से घुमा के भी क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हिस्ट्री का पेपर है और इसमें इसलिए पूछ लिया गया। ये आपके सामने मैंने दिखा रही हूँ, फाइन आर्ट का ही पेपर है और इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर वही चीजें पढ़ें, हमें कुछ उसके आसपास की चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे अलेक्जेंडर के लिए इसलिए पूछ लिया क्योंकि इसके पश्चात ही ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि फिर उसके बाद अशोक का मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, इनकी लड़ाई हुई थी सिकंदर की, उसके बाद अंत में वो हार गया और उसने भारत छोड़ दिया और बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड द, मतलब बुद्धिज्म जो है वो प्रतिपादित है किस, इसमें अलग अलग पाथ दिया हुआ है, 12 फोल्ड पाथ, 16 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बुद्धिज्म के लिए पूछा गया है, इसमें कितने प्रकार के पाथ हैं उनके, कितने, उसको एक तरीके से आपको पता होगा, वो दृष्टि भी बोलते हैं उनके क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 प्रकार के हैं। और इसमें से जैसे वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, इस टाइप से 8 हैं। सम्यक जीविका है, सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। तो ये 8 प्रकार के फोल्ड हैं इसमें बुद्धिज्म में प्रतिपादित हैं, उसी पे ये पूरा बुद्धिज्म है। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धास आर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, जो बुद्ध के उपदेश हैं उनकी जो शिक्षा है वो किस रूप में है, पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, पंचतंत्र, त्रिपिटिका, थर्ड नंबर पे है रामायणा और अवदानास। ठीक है, अवदनास। तो रामायण तो बिल्कुल ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म का है, और बुद्धिज्म का, बुद्ध का पूछा गया है। पंचतंत्र भी नहीं है, तो यहाँ पे त्रिपिटक है उनका जो राइट आंसर है, सेकंड नंबर का, 5th नंबर का। ठीक है, और इसके लिए भी दो तीन चीजें बता देते हैं। जो त्रिपिटिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 प्रकार का है, इसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, और ये श्रीलंका में लिखा गया था, श्रीलंका में ही लिखा गया था और उन्हीं की भाषा में लिखा गया था। ये बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ माना गया है त्रिपिटिका, इसको पाली भाषा में लिखा गया है। तो दो तीन चीजें इसके लिए भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका टाइम पीरियड भी अगर कई बार अगर पूछ ले तो इसका टाइम पीरियड है 100 से लेके 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसके लिए हो गई त्रिपिटिका के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, 6th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सांची स्तूप इज इन। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत
सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 6 नंबर का है द सांची स्तूपा इज इन। सांची का स्तूप पूछा गया है, कहाँ पे है? एक मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है सांची के स्तूप के बारे में। और सांची का स्तूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे स्थित है, किस इस में बना था, किस टाइम पीरियड क्या है, किसके काल में बना था, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से भी आती हैं। तो सांची का स्तूप हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे है? रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, उसी के पास है। ठीक है, बनवाया किसने था? जैसे सांची का स्तूप पूछ लेता है किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है, टाइम पीरियड भी हो गया इसका तीसरी सदी ईसा पूर्व। तो 2-3 क्वेश्चन इसके भी निकल के आ गए हैं, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अशोका द ग्रेट वॉज फ्रॉम द। अब अशोक के लिए पूछा हुआ है, अशोका द ग्रेट वॉज फ्रॉम द। फर्स्ट नंबर पे है मौर्य, सेकंड नंबर पे है चोल, थर्ड नंबर पे है गुप्ता और फोर्थ नंबर पे है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादातर लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। अशोक जो थे हमारे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो किसके हो गए? फर्स्ट नंबर वाला आंसर हो गया हमारा सही। ठीक है, 8th नंबर पे चलते हैं हम। 8th नंबर का क्वेश्चन है द वार ऑफ कलिंग वॉज फॉट इन द ईयर। मतलब जो कलिंग का युद्ध था, फेमस लड़ाई है ये इतिहास में, तो ये पूछी गई है कि किस सन में लड़ी गई थी। ठीक है, कलिंग का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 261 बीसी, 361 बीसी, 333 बीसी और 221 बीसी। ठीक है, तो ये लड़ा गया था हमारा 261 बीसी में और 8 वर्षों तक ये लगभग युद्ध चला था। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और इसके लिए एक चीज और लिख लीजिए कि कलिंग के लिए अगर पूछा जाता है तो अशोक ने। ठीक है, अशोक का नाम आता है कलिंग की लड़ाई से। फिर 9th नंबर का क्वेश्चन है द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द। मतलब कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार की जो कला थी, वो किसके अंडर में, किस राज्य के अंडर में मतलब फली फूली, या किस राज्य में उसका विकास हुआ, किसके राज्यकाल में? ठीक है, अलग अलग राजवंश दिए हैं। कुषाण, नंबर 2 पे है गुप्ता, नंबर 3 पे है चोल और नंबर 4 पे है पांडव। ठीक है, फिर इसका राइट आंसर हो गया हमारा कुषाण। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हमारे कुषाण राजवंश में वो हुई थी, फली फूली थी। और इस काल में जो भी मूर्तियां बनी थी भगवान बुद्ध की, तो उन सभी में ग्रीक प्रभाव देखा गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से जो बुद्धा की प्राप्त हुई है स्कल्पचर, उसमें किस शैली का प्रभाव है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमें ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक फेमस प्राप्त हुआ है जो बुद्ध का है, बुद्ध का स्टैचू स्टैंडिंग बुद्धा, स्टैंडिंग बुद्धा नाम से आता है कि बुद्ध स्टैंडिंग बुद्धा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, मतलब कहाँ का है? तो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का है और पहली दूसरी सदी का है। और इसके बाद अगर पूछते हैं करंट में कि ये स्टैंडिंग बुद्धा कहाँ पे, म्यूजियम पूछ लिया कि कहाँ पे है स्थित है, तो हम बोलते हैं टोक्यो नेशनल म्यूजियम में। ठीक, तो 2-3 क्वेश्चन इससे भी निकल के आ जाते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज। ठीक है, पाल स्कूल के जो मूर्ति कला है और वहाँ की जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला है, वो मुख्य रूप से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कहाँ से संबंधित है? ठीक है, कहाँ से है? तो पहला है ईस्टर्न इंडिया, सेकंड नंबर पे है वेस्टर्न इंडिया, थर्ड पे है सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, तो पहला हो गया पूर्वी, सेकंड नंबर पे हो गया पश्चिमी और
पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये 4 ऑप्शन दिया और इनमें से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जगह दे देगा और पूछ लेगा, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देता है। बहुत सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ईस्ट इंडिया में होगा पाल स्कूल की वेस्ट इंडिया में होगा या सेंट्रल इंडिया में होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा के भी देते हैं, तो आपको और चीजें भी आसपास की पता होनी चाहिए। जैसे कि पाल स्कूल हमारा हो गया पूर्वी भारत से रिलेटेड है, ठीक है, बंगाल और उधर का है, तो इसलिए ये हो गया हमारा पूर्वी भारत से पाल शैली। और इसमें पाल शैली जो हमारी फेमस थी सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज और स्टोन स्कल्पचर के लिए थी, ठीक है। बिहार और बंगाल उधर साइड ही पाल स्कूल की शैली विकसित हुई थी, इसलिए आंसर हो गया हमारा ईस्टर्न यानी पूर्वी भारत। फिर 11th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी है, मोस्टली लोगों को पता होगा कुतुब मीनार। तो इसका फर्स्ट वाला हो गया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1199 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि शुरुआत तो इसने कराई थी लेकिन इसको पूरा बनवाया था इसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। शमशाउद्दीन भी बोलते हैं 1211 से 1236 में। 12th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई, फतेहपुर सीकरी है किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा। सेकंड नंबर पे है औरंगजेब, थर्ड नंबर पे है जहांगीर और फोर्थ नंबर पे है अकबर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। तो फतेहपुर सीकरी के लिए पूछा गया है कि किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था हमारा अकबर ने, ठीक है। अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी में। और फतेहपुर सीकरी के लिए फेमस ये है कि यहाँ पे सबसे फेमस बुलंद दरवाजा है जो लगभग 54 मीटर लंबा है, ठीक है। और ऊंचाई भी बहुत है इसकी, 177 फीट ऊंचा है। एंट्रेंस इसका जो एंट्रेंस बना हुआ है बुलंद दरवाजा का वो लगभग 177 फीट ऊंचा बना हुआ है। और यहीं पे ही मतलब फतेहपुर सीकरी में ही यहीं पे जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती दरगाह भी है। अगर कई बार सलीम चिश्ती दरगाह के लिए या जामा मस्जिद के लिए भी पूछता है और ऑप्शन में होता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो गया हमारा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इज नोन एज, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है ये पूछा गया है किससे संबंधित है, मतलब ये स्कल्पचर से रिलेटेड है टर्म। और ये पूछा गया है कि जो ये टेक्निक है ये किस नाम से जानी जाती है, किस से जानी जाती है, ठीक है। तो ये वैसे भी इंग्लिश में और हिंदी में सेम लिखा हुआ आपको मिलेगा, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पूछा गया है इसको और किस नाम, इट इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं? पेतेदूरा, फिर सेरे पर्दू, फिर थर्ड नंबर पे है स्पूटो और चियरोस्क्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो मैं बता दूं आपको एकदम आंसर नहीं है, स्पूटो और चियरोस्क्यूरो, क्योंकि ये तो पेंटिंग टेक्निक्स हैं। अब ये दो बना पेतादूरा और सेरे पर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर वाला सेरे पर्दू। ये मेटल कास्टिंग की ही एक टेक्निक होती है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, वैक्स पे स्कल्पचर का मतलब मोल्ड बनाते हैं, फिर उसको भट्टी में जब पकाते हैं तो एक तरीके से वैक्स गल जाता है और जो हमारा मोल्ड से वो निकल के आ जाता है। ये एक इटालियन प्रोसेस है। तो इसमें भी कई बार इसके क्वेश्चंस भी नेट वगैरह में पूछे जाते हैं। और टीजीटी का तो बहुत ज्यादा है सिलेबस, उसमें तो क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी घुमा के आ जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रामायण वॉज रिटन बाई, ठीक है, रामायण वॉज रिटन बाई, ये सभी को पता होगा आई होप कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है क्योंकि रामायण है और रामचरित्र मानस है, दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिए। जो रामायण है, जो मेन रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी और ये संस्कृत की, ठीक है। फिर है अवधी भाषा में लिखी थी रामचरितमानस, जो कि लिखी थी तुलसीदास ने।
बट यहाँ पे पूछा गया है रामायण। अब हो सकता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो या जिन्हें नहीं पता है, तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, और अगर इसकी लैंग्वेज पूछ ले या किस भाषा में लिखी, तो ये लिखी है संस्कृत भाषा में। पर अगर आता है क्वेश्चन घुमा के कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो हो गया हमारा ऑप्शन तुलसीदास जी ने। ठीक है, फिर 15th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर वाला आंसर आप लगा सकते हैं। 14 नंबर का आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, वाल्मीकि जी ने। 15th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा इज इन, अलाई दरवाजा कहाँ पे है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई और अलीगढ़। ठीक है, अलाई दरवाजा के बारे में भी आप 2-3 चीजें क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये अलाई दरवाजा जो है ये है हमारा दिल्ली में। ठीक है, और ये दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है, फेमस है जो कुतुब मीनार है, उसके परिसर में ही, कुतुब मीनार का जो परिसर बना है, जहाँ पे कुतुब मीनार बना है, वहां पे उसी परिसर में अलाई दरवाजा भी बना हुआ है। ठीक, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके लिए भी लिख लीजिए, अगर आप लोग को लिखना है कि ये जो अलाई दरवाजा है अगर पूछता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और 1311 ईस्वी में बनवाया था। ये भी रेड स्टोन में बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो वो है, अगर आर्किटेक्चर स्टाइल भी पूछता है अलाई दरवाजा का, तो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है हमारा इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक है, और ये एक सिंगल हॉल है इसमें, और मतलब इसमें एक सिंगल हॉल है, मतलब जो अलाई दरवाजा है एक सिंगल हॉल है ये। और एक सेकंड में आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, ये एक सिंगल हॉल है और कुतुब मीनार है पीछे इसके, देखिए दिख रहा है। इसी परिसर में ही ये है हमारा अलाई दरवाजा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, पेंटिंग्स बेस्ड ऑन म्यूजिकल मोड्स आर नोन एज। फर्स्ट नंबर पे है रागमाला, सेकंड नंबर पे है गीत गोविंद, थर्ड नंबर पे है रंगोली, और फोर्थ नंबर पे है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लगा लीजिए। जो पेंटिंग्स बेस्ड ऑन म्यूजिकल, मतलब रागों पर आधारित होती है, म्यूजिकल नोट्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम राग माला। ठीक है, रागों की माला उसको इसलिए बोलते हैं राग माला। और ये जो मतलब चित्र बनते थे, जो लघु चित्र बनते थे हमारे पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में जो मिनिएचर पेंटिंग बनती थी, तो उसमें ये मेन विषय था कि रागमाला से संबंधित चित्र बहुत सारे बनते थे। ठीक है, और इसका 16वीं 17वीं शताब्दी, वही जो मैंने बताया पहाड़ी राजस्थानी, मुख्य रूप से इन दो शैलियों में इसका बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है। और इसमें क्या होता था कि रागों के आधार पर कलर्स को चुनते थे कलाकार, और उसके मूड्स को चुन के, मतलब जो जिस राग से संबंधित होता था उससे संबंधित ही चित्रण करते थे। कलर्स वगैरह वैसे ही यूज करते थे, जैसे कि भैरवी रागनी से संबंधित, या जैसे बहुत सारे राग हैं, राग दीपक है, ऐसे बहुत से चित्र बने हुए हैं इनसे संबंधित। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं राग माला के अंतर्गत। ठीक है, फिर 17th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द इपिक महाभारत इज रिटन बाय। ठीक है, तो जो महाभारत है ये पूछा गया है, ये किसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये महाभारत रामायण के बारे में मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो ये हमारी है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है हमारा वेद व्यास जी। ठीक है, 18th नंबर पे चलते हैं हम। 18th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय। ठीक है, नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय, नाट्य शास्त्र है जो, वो किसके द्वारा रचा गया है या किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है, बताया गया है भुवन देव। सेकंड नंबर पे दिया गया है ऑप्शन सोमेश्वरा। थर्ड नंबर पे दिया गया है भरत मुनि, और फोर्थ नंबर पे दिया गया है श्री कुमार। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, नाट्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला भरत मुनि। ठीक है, पहली से तीसरी सदी के बीच में नाट्य शास्त्र की रचना हुई थी भरत मुनि ने। इसमें इन्होंने भिन्न भिन्न जो रस होते हैं उससे संबंधित करके बताया हुआ है नाट्य शास्त्र में।
ठीक है, 8 प्रकार के रसों का इन्होंने यहाँ पे मतलब अपने नाट्य शास्त्र में वर्णन भी किया है। कई बार रसों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से रस का कौन सा कलर किस रस से संबंधित है, या कौन से रस का क्या स्थायी भाव है। तो आपको एक बार नाट्य शास्त्र भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि एस्थेटिक के क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, 19th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द वर्ड लावण्य, लावण्य शब्द जो है इन आर्ट मीन्स, इसका क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है हमारा ग्रेस, सेकंड ऑप्शन है हमारा लोनलीनेस, फिर थर्ड है इरोटिक और फोर्थ है हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ बता दें हम कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन आर्ट में, फंडामेंटल ऑफ आर्ट में, और उसके जो बेसिक्स हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो लावण्य होता है हमारा, ये होता है हमारा सुंदरता से। सुंदरता मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ग्रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस, लावण्य किससे संबंधित है, तो हो गया हमारा सुंदरता से। सुंदरता से संबंधित है ये शब्द। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा षडांग, उसमें है लावण्य योजना, उसी से संबंधित है। लावण्य का मतलब होता है सुंदरता या ब्रीड, मतलब जो भी हम पेंटिंग बनाते हैं उसमें जो ग्रेस होता है, जो उसमें जो सुंदरता होती है उसको बोलते हैं हम लावण्य योजना। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा गया है इसमें। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चित्र सूत्र इज अ सेक्शन फ्रॉम। ठीक है, जो चित्र सूत्र है वो किसका भाग है। चित्र सूत्र है हमारा जो, वो किस मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसका भाग है। पहला है विष्णु धर्मोत्तर, सेकंड है मानसोल्लास, थर्ड है अपराजिता परि अपर अपराजिता परिचय, और फोर्थ है काम सूत्र। ठीक है, 4 ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बताएं 20 नंबर का हो गया हमारा जो चित्र सूत्र है, ये हमारा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है टीजीटी में कि जो चित्र सूत्र है ये किस पुराण का सेक्शन है। तो इस ये हो गया हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। ठीक है, और इसमें क्या है, विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है तो ये तो बहुत बड़ा है पुराण। इसमें क्या है, इसके जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तीसरा खंड है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बना है इसका कि इसके किस खंड में है। इसके तीसरे खंड में 35 से लेके यानी 35 से लेके 43, 35 से लेके 43 तक 9 अध्याय, टोटल 9 चैप्टर हैं इसके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र के। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके तीसरे खंड में 35 से लेके 43 तक 9 अध्याय हैं, किसके हैं, चित्र सूत्र के। ठीक है, और इसमें अलग अलग मतलब चित्र के भिन्न भिन्न टेक्निक्स और उसके मीडियम, कलर्स, और उसका जो मतलब चित्र के क्या धरातल है, विषय है, इन सब पे विस्तृत चर्चा की गई है विस्तार से इस चित्र। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, काम सूत्र इज रिटन बाय। काम सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। पहले नंबर पे है श्री कुमार, सेकंड नंबर पे है भरत मुनि, थर्ड नंबर पे है वात्स्यायन, और फोर्थ नंबर पे है सोमेश्वर। ठीक है, तो ये काम सूत्र 3वीं शताब्दी के मध्य में रचा गया था और इस ग्रंथ की रचना की थी वात्स्यायन ने। ठीक है, फिर है 22 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सन टेम्पल इज एट। सन टेम्पल कहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है गया, सेकंड पे है सांची, थर्ड पे है कोणार्क, और फोर्थ पे है महाबलीपुरम। तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा सन टेम्पल कोणार्क का है, सूर्य मंदिर। ठीक है, उड़ीसा में है ये, 13वीं सदी में बना था ये, और ये गंग राजवंश के लोगों ने बनवाया था। और इसके लिए ये भी है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये, और इसको 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक, इसके लिए एक चीज और भी बोली जाती है, कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं, तो सन टेम्पल को ही हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है और आंसर कोणार्क हुआ या उड़ीसा हुआ, तो उस टाइप से भी आप घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक, जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी को हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। और एक चीज और है, जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ
उसको बोलते हैं हम व्हाइट पगोड़ा। तो एक दो बार जगन्नाथ टेम्पल और उड़ीसा में जो भुवनेश्वर के भी बहुत से मंदिर हैं उनके बारे में भी कई बार आता है क्वेश्चन, घुमा के भी पूछता है। नेक्स्ट है द मंकी फैमिली स्कल्पचर इज फ्रॉम। ठीक है, मंकी फैमिली का जो मूर्ति शिल्प है कहाँ का है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। जगह दी गई है गया, सांची, थर्ड नंबर पे है कोणार्क और फोर्थ नंबर पे है महाबलीपुरम। ठीक है, तो ये इसके लिए भी बता दें आपको कि जो इसमें राइट आंसर है हमारा वो है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाबलीपुरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि और ये महाबलीपुरम इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे पंच पांडव के नाम से जो टेम्पल है वो रथ मिले हैं, उसको रथ बोलते हैं, पंच पांडव रथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पैनल भी हैं। यहाँ का फेमस एक गंगा अवतरण और इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट ऑफ गंगाज, तो ये पैनल भी महाबलीपुरम से मिला है। और इसके क्वेश्चन भी कई बार इसमें अलग अलग तरीके से पूछा गया है, जैसे मंकी फैमिली पूछा, कभी पूछते हैं गंगा अवतरण कहाँ से मिला, या पूछते हैं द्रौपदी रथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, या भीम रथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सा रथ सबसे छोटा है या कौन सा रथ सबसे बड़ा है। तो इसके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये मंकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है हमारा महाबलीपुरम। ठीक है, एक सेकंड में आपको मंकी फैमिली का पिक्चर भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये है मंकी फैमिली, ये देखिए ये पैनल है अलग अलग, ये देखते हैं मेन, ये वही महाबलीपुरम में है और ये इस पैनल में गंगा अवतरण का पैनल है, इसमें अलग अलग पिक्चर बनी हुई है, रिलीफ की है। देखिए ये अलग अलग इसमें डिटेल में देख सकते हैं आप, ये देखिए इससे भी अलग अलग करके पूछता है कई बार। ठीक, इसी में हमें मिला है यहाँ पे मंकी फैमिली का, मैं आपको मंकी फैमिली का दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये पूछा जाता है अक्सर कि हमें मंकी फैमिली का स्कल्पचर कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, आइकनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। आइकनोग्राफी किसकी स्टडी होती है, मतलब किस स्टडी को आइकनोग्राफी के अंतर्गत रखते हैं, पेंटिंग्स की या इमेजेस की, आर्किटेक्चर की या फॉसिल्स की। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में पूछा गया है कि हम आइकनोग्राफी किसकी स्टडी को कहते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा इमेजेस। दृश्य कलाओं में मतलब जो उससे संबंधित विवरण होते हैं और विषय वस्तु की उसकी जो व्याख्याएं होती हैं, जो चित्रों की, इमेजेस की, उसके विज्ञान को हम कहते हैं आइकनोग्राफी। ठीक है, तो आइकनोग्राफी किसकी स्टडी होती है, इमेजेस की, जो अलग अलग तरीके की इमेजेस मिलती हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं आइकनोग्राफी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, शालीमार गार्डन इज इन। शालीमार गार्डन कहाँ पर है, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और हरियाणा। ठीक है, शालीमार गार्डन के बारे में पूछा गया है कि ये गार्डन कहाँ पर है। तो शालीमार गार्डन के बारे में एक दो चीजें भी बता देते हैं, इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में है, इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए कि ये है हमारा कश्मीर में। और इसको जहांगीर ने बनवाया था अपनी पत्नी नूरजहां के लिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है अगर, तो जहांगीर ने बनवाया था अपनी पत्नी नूरजहां के लिए। और एक चीज और भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि शालीमार गार्डन को हम फराह बख्श या फैज बख्श नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के पास है निशात बाग, अगर कई बार पूछता है कि निशात बाग कहाँ है तो निशात बाग भी हमारा इसी शालीमार गार्डन में है। ठीक, इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं। ठीक, शालीमार जो गार्डन है इसको हम क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं। शालीमार बाग का देखिए ये पिक्चर है। ठीक है, फिर है 26 नंबर का क्वेश्चन, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग बेस्ड ऑन रसिक प्रिया जनरली डिपिक्ट। मतलब जो भारतीय लघु चित्र है उस पे जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया से संबंधित किस, मतलब रसिक प्रिया है वो किस, जो ये चार ऑप्शन दिए इनमें से किससे संबंधित है। मिनिएचर पेंटिंग में ये विषय बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है इसका। तो पूछा गया जो रसिक प्रिया है ये किससे संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है नायिकास, रस एंड भाव, थर्ड नंबर पे है
वास्तु, और 4th नंबर पे है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रों में जो रसिक प्रिया है ये हमारी है नायिका। ठीक है, ये नायिका भेद, जैसे आपने मिनिएचर पेंटिंग में सुना होगा, नायिका भेद के बहुत सारे चित्रों का वर्णन मिला है। ठीक है, और नायिका के लिए ये है कि अलग अलग नायिकाओं का वर्णन है, जैसे स्वाकिया, परकिया, जो नायिकाएं होती हैं अलग अलग, उसके आधार पे जो चित्रण मिला है, इनके बहुत सारे रूप हैं जो उसके आधार पे मिनिएचर पेंटिंग्स में बहुत सारे चित्र बने हैं, तो उसको बोलते हैं रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया के अंतर्गत ही आती है नायिका। ठीक, फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम रथ आर। देखिए, महाबलीपुरम के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इस पे आपको मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। तो पहला है ऑप्शन, महाबलीपुरम जो रथ है पूछा गया है वो किस चीज के हैं, वुडन है, मोनोलिथिक टेम्पल फॉर्म है, टेम्पल्स इन मार्बल है, या केव टेम्पल्स है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत से बच्चों को तो पता होता है, पर बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है, या बहुत लोग तो यहाँ जा भी चुके हैं, उन्होंने देखा हुआ होगा सामने से। मैं पिक्चर एक बार इसीलिए आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ कि मैं आपको याद रहे, जो महाबलीपुरम के रथ हैं ये हमारे हैं मोनोलिथिक टेम्पल फॉर्म। मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलिथिक बता दें आपको कि ये एक ही पत्थर को हम काट के या तराश के जो भी शिल्प बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मोनोलिथिक फॉर्म कहते हैं। तो ये जो टेम्पल्स हैं इसको रथ बोलते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल फॉर्म से मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 पांडव के नाम पे हैं ये देखिए, ये है द्रौपदी रथ। ठीक है, ये द्रौपदी रथ है, ऐसे ही अलग अलग है। ये है देखिए भीम रथ, अलग अलग तरीके से यहाँ पे रथ बने हुए हैं, पंच रथ बोलते हैं इनको। ठीक, तो ये सब जो है ये मोनोलिथिक फॉर्म टेम्पल फॉर्म है, मींस एक ही पत्थर को तराश कर, जैसे बहुत बड़ा पत्थर का एक भाग है उसको तराश कर उसी में रिलीफ वर्क करके उसको काट के उसमें जो काम होता है उसको बोलते हैं मोनोलिथिक फॉर्म। ठीक, तो महाबलीपुरम में जो हमें मिला हुआ है रथ, तो वो होता है हमारा मोनोलिथिक टेम्पल फॉर्म्स। ठीक है, 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिगिरिया केव्स आर अकिन टू। ठीक है, किसके समान है सिगिरिया केव्स? फर्स्ट नंबर पे है सित्तन पासल, सेकंड नंबर पे है भीमबेटका, थर्ड पे है अजंता, और फोर्थ पे है हमारा एलोरा। ठीक है, सिगिरिया की गुफाओं के बारे में पूछा गया है, तो ये गुफाएं हैं हमारी अजंता के समान। ठीक है, श्रीलंका में है सिगिरिया की गुफाएं, ये भी कई बार पूछा जाता है, और किसके काल में बनी है, तो जो सिगिरिया की गुफाएं हैं ये राजा कश्यप के काल में बनी थी। और सिगिरिया गुफाओं के लिए एक चीज फेमस है कि यहाँ पे जो चित्रण हुआ है वो मुख्य लगभग 21 नारी आकृतियों का जो चित्रण है वहां पे वो बहुत फेमस है। ठीक है, फिर चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। कामाकुरा पीरियड रिलेट्स टू। ठीक है, कामाकुरा पीरियड जो है वो किस से संबंधित है? चाइना, नेपाल, कोरिया और जापान। ठीक है, तो जापानी आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो पूछा गया है कामाकुरा किस उससे संबंधित है, तो ये है हमारा जापान से संबंधित। ये काल जो कामाकुरा पीरियड था ये हमारा जापानी कला से संबंधित है। और इसमें क्या होता था मुख्य रूप से, जैसे नेचर और फ्लावर्स, जो मतलब नेचर से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, और जो उनके प्रकृति में जो ट्रीज होते हैं, अलग अलग फ्लावर होते हैं, उनका बहुत ज्यादा अंकन होता था। ठीक है, उनका अलग अलग तरीके से यहाँ पे बहुत अंकन हुआ है। फिर है 30 नंबर का है तूतन खामेन। तूतन खामेन वाज फ्रॉम। तूतन खामेन जो है वो कहाँ से है? मेसोपोटामिया, सेकंड है बाइजेंटाइन, थर्ड है ग्रीस, फोर्थ है इजिप्ट। ठीक है, तो तूतन खामिन के बारे में भी मोस्टली लोगों को शायद पता होगा, यहाँ पे भी राइट आंसर इसका हमारा हो गया इजिप्ट। ठीक है, तूतन खामिन की कब्र मिली थी, मतलब वहां से इजिप्ट से टॉम। तो इसकी खोज के लिए भी अगर आ सकता है कई बार कि तूतन खामिन की कब्र की खोज किसने की थी, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवान और हार्वर्ड कार्टर ने।
ठीक है, लॉर्ड कार्नवान और हार्वर्ड कार्टर ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1922 में। ठीक है, जो बच्चे आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने लोग जो भी मेरे चैनल को देखते हैं और भी जो लोग जो देखते हैं, उन सभी को पता होगा कि मैं वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपको जब इजिप्ट और मिस्र की कला या ग्रीक की कला आगे पढ़ाऊंगी तो इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी चीज़ें मैं साथ में बताते चल रही हूँ कि जो ये तूतन खामिन की जो कब्र थी, फिर मैं आपको पिक्चर के साथ भी इसको डिटेल में दिखाऊंगी। ठीक है, तो जो ये कब्र मिली थी इसके बाद क्या हुआ था, इस कब्र की खोज के बाद इसमें वहां पे जो मतलब उन लोगों में ये होता था कि कब्र को जो शव होता था उसको गाड़ दिया जाता था और उसके साथ ही उसकी जो भी बहुमूल्य चीजें होती थी उसके साथ रख के उसको जमीन में दफना दिया जाता था। तो जब ये तूतन खामिन की कब्र खोदी गई थी और उसके बाद जब वो निकाली गई तो उसमें से बहुत सारा, कहते हैं कि इतना सारा खजाना, मतलब बहुत ही कीमती चीजें, बहुमूल्य चीजों का खजाना था उसके अंदर। वो सारी चीजें उस कब्र से निकली और पूरे मतलब वर्ल्ड को फिर उसके बाद इन इस चीजों का मतलब पता चला जब ये कब्र की खोज हुई। यानी 1922 के बाद दुनिया भर के लोगों को पूरे वर्ल्ड में तूतन खामन की जब कब्र की खोज हुई तो इतने सारे बहुमूल्य खजाने का परिचय प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिमिटिव आर्ट इज ऑन। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिमिटिव आर्ट। तो प्रिमिटिव आर्ट मीन्स आदिम कला से मतलब हुआ यहाँ पे इसका। तो आदिम कला का प्रभाव किस पर था? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं अलग अलग। ब्रांकुसी, सेकंड नंबर पे दिया है डेविड स्मिथ, थर्ड पे दिया रेग बटलर और फिर माने। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बता, इसका राइट आंसर हुआ हमारा ब्रांकुसी। ठीक है, ब्रांकुसी एक रोमानियन मूर्तिकार थे और इनके बहुत से स्कल्पचर फेमस हैं जिसमें द किस और बर्ड इन स्पेस, ये सारे इनके फेमस काम थे बहुत सारे। और ये मतलब आदिम कला से प्रभावित होकर ही इन्होंने अपना कार्य किया है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, अ पेंटर हु आल्सो मेड स्कल्पचर्स। अ पेंटर एक चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाई। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत डिटेल में चीजें बता दूं और आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि जितने भी चीजें हैं इंग्लिश में अगर कोई टफ है तो मैं आपको उसका बता रही हूँ अर्थ भी, बट आंसर आप देख के भी समझ जाओगे कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो पूछा गया है कि जो एक चित्रकार जो मूर्तियां भी बनाता था या मूर्तिकार भी था। ठीक, तो पहला नंबर है वान गो, सेकंड पे पूछ रहा है जैक्सन पोलाक, थर्ड पे है सिडनी नोलांड और फोर्थ पे है देगा। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड नंबर वाला जैक्सन पोलाक। ठीक है, ये अमेरिकन आर्टिस्ट थे और इन्होंने वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट में काम किया था। ठीक है, जो जैक्सन पोलार्ड थे, अगर इनके लिए ऐसे भी पूछा जाता है कि किस वाद से या किस उसमें मूवमेंट में काम किया था, तो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट में काम किया था। ठीक, फिर है इनका काम भी हम आपको अभी दिखाते हैं जरा, जैक्सन पोलार्ड का। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया इसका जैक्सन पोलार्ड। तो 32 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया जैक्सन पोलाक। 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव मिस्त्री इज आ। ध्रुव मिस्त्री कौन है? इज आ डांसर, स्कल्पटर, कारपेंटर और फिल्म मेकर। ठीक है, ध्रुव मिस्त्री के लिए पूछा गया है कि क्या है ये। तो ये है हमारे स्कल्पटर, मूर्तिकार हैं, ये हमारे फेमस मूर्तिकार हैं और इनकी जो फेमस मूर्ति है, उनकी कई फेमस मूर्तियां हैं। इसमें एक है सिटिंग बुल, ये देखिए सिटिंग बुल,
इसके अलावा भी इनकी रिक्लाइनिंग वुमेन, ये देखिए कई हैं, जैसे विक्टोरिया स्क्वायर स्कल्पचर भी इनका काफी पूछा जाता है। तो ये सारे इनके हैं ध्रुव मिस्त्री के। ठीक है, डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है चुनार इज अ काइंड ऑफ। चुनार है ये किस चीज का एक प्रकार है? स्टोन है, अडेसिव है, पेंट है या फैब्रिक है? तो चुनार के लिए पूछा गया है। तो चुनार एक हमारा पत्थर है। ठीक है, चुनार पत्थर होता है, उससे बहुत सारी मूर्तियां और स्कल्पचर बनाए गए हैं। ठीक, फिर 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिस्ट हु यूजेस नॉन कन्वेंशनल मीडिया इन आर्ट इज। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि एक कलाकार इनमें से कौन सा है जिसने नॉन कन्वेंशनल मतलब एक अलग तरीके के मीडियम का यूज करके अपने कार्य को किया, मतलब अपनी आर्ट में किसका अलग प्रकार की चीजों का यूज किया। पहला है मृणालिनी मुखर्जी, सेकंड है सी कर, ये चिंतामणि कर हुए, प्रदोष दास गुप्ता और अमिता दास। ठीक है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो ये चिंतामणि कर हुए और ये प्रदोष दास गुप्ता। तो आपको स्कल्पटर के नेम पता होने चाहिए, मूर्तिकारों के नाम जो फेमस मूर्तिकार हैं। तो अगर उसमें शॉर्ट में भी आता है, अगर आपको नाम पूरा पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप देखते ही आप उसको पहचान जाओगे कि ये कौन सा मूर्तिकार है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो नॉन कन्वेंशनल मीडियम का यूज करते हैं वो यहाँ पे है मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी के लिए एक चीज और भी है कि ये विनोद बिहारी मुखर्जी जो फेमस चित्रकार हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी थे, उनकी ये बेटी है मृणालिनी मुखर्जी। और ये क्या करती हैं, ये मुख्य रूप से जैसे रस्सी है, जूट है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उन सब की वस्तुओं का भी यूज करके ये अपने स्कल्पचर में करती हैं। मेन ये रस्सी और जूट का सबसे ज्यादा यूज करती हैं। इनके भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जूट और रस्सियों का यूज करके मृणालिनी मुखर्जी हैं। ठीक है, ये देखिए ये इनका यक्षी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि किसका है यक्षी मूर्ति। तो ये है हमारा मृणालिनी मुखर्जी का। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है वेनिसिंग पॉइंट इज रिलेवेंट इन। वेनिसिंग पॉइंट है किससे रिलेटेड है? ठीक है, वेनिसिंग पॉइंट पूछा गया है, मतलब वेनिसिंग पॉइंट मतलब जो एक अदृश्य बिंदु होता है उसको तो किससे संबंधित है? वॉल्यूम से मतलब आयतन से है, टेक्सचर मींस पोत से है, स्पेस से है, जो अंतराल होता है पेज का उससे है, या पर्सपेक्टिव से है। तो ये फंडामेंटल ऑफ आर्ट का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वेनिसिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है पर्सपेक्टिव से, कि जब हम कई बार देखते हैं कि बहुत दूर तक हम या रेल की पटरियों को ही देखें या कुछ ऐसे दृश्य को देखते हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो मतलब जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उसके बाद वो हमारी आंखों से अदृश्य होने लगती है और वो जो पॉइंट होता है वो दोनों लास्ट में जाके मिल जाता है। तो इसको यही होता है वेनिसिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है ये। तो राइट आंसर यहाँ हो गया हमारा पर्सपेक्टिव। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्यारोस्क्योरो इज अनदर टर्म फॉर। ठीक है, ये पूछा गया है किससे संबंधित है? स्पेस से, टोनल ग्रेडेशन से, वॉल्यूम से और लाइट एंड शेड से। तो इसके बारे में भी आपको एक दो चीजें बता दें। जो ये क्यारोस्क्योरो होता है ये इटालियन शब्द है। ठीक है, और ये एक तरीके से पिक्चर में 3D इफेक्ट दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ये होता है हमारा लाइट और शेड। ठीक है, क्यारोस्क्योरो को बोलते हैं हम लाइट और शेड का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं। और पेंटिंग में तो सबसे पहले लिनार्डो दा विंची ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, फिर 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हरिपुरा पोस्टर्स बाय नंदलाल बोस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, तो हरिपुरा पोस्टर जो है नंदलाल बोस ने बनाए थे, ये किस से प्रभावित था? ट्राइबल स्टाइल, अजंता स्टाइल, फोक स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल। फर्स्ट नंबर पे है ट्राइबल स्टाइल।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया इसका ट्राइबल स्टाइल। तो हरिपुरा पोस्टर से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि ये किस सन में बनाया था, या मतलब इससे रिलेटेड ये कब बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया था। तो इसके लिए भी आप 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन का जो पंडाल था उसके लिए बनाया था, और इसको वो गांधी जी ने बोला था इनको ये पंडाल को डेकोरेट करने के लिए। तब उन्होंने ये बनाए थे पोस्टर, और इसको इन्होंने टेम्परा में बनाया था, और हैंडमेड पेपर का यूज करके उसमें बनाया था इन्होंने टेम्परा में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें और भी हैं, आप लिख सकते हो। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ लाइन इज टू डेलिनिएट। ठीक है, जो मुख्य कार्य है लाइन का वो क्या है। ठीक है, पहला है फॉर्म, सेकंड है पैटर्न, थर्ड है रिदम, और फोर्थ है स्पेस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि 2 मोस्टली लोगों को लगेगा फॉर्म भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म मीन्स आकृति, आकार जो होता है लाइन के द्वारा, हम मोस्टली लोग यही होता है कि हमने लाइन का जो मुख्य कार्य क्या है, पेपर लेते हैं और पेपर में अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हम एक आकार उसको देते हैं, कोई भी रूप बनाते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं तो पहले आकार बनाते हैं तभी। ठीक है, अब लेकिन द बेसिक फंक्शन ऑफ अ लाइन इज टू डेलिनिएट, इसमें राइट ऑप्शन है हमारा, जो जो वहाँ के बोर्ड ने भी, चंडीगढ़ के बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर दिया है स्पेस। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी कि एग्जैक्टली इसमें आंसर हम क्या लगा सकते हैं। स्पेस भी होता है क्योंकि जो पेपर होता है, पेपर में अगर हम एक डॉट भी रखते हैं तो उसमें हलचल शुरू हो जाती है, और उस मतलब जो पर्टिकुलर जहाँ पे हमने एक पॉइंट भी रखा है तो उस जगह को भी हम स्पेस कहते हैं, क्योंकि हमारा एक बिंदु उस जगह रख गया। तो इस तरीके से इसका आंसर स्पेस भी सही है। सेकेंड 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कलर इज टू सजेस्ट। ठीक है, कलर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, टेक्सचर, स्पेस, इमोशंस और हार्मनी। ठीक है, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं या कोई पेंटिंग हमारे सामने जब आती है तो मतलब 2-3 चीजें तो हमें तुरंत उस पे जब हम उसको देखते हैं तो हमें तुरंत क्लिक करती है, क्योंकि और जो सबसे पहले क्लिक करती है वो उसकी है कलर कॉम्बिनेशन, क्या कलर उस पेंटिंग में यूज हुआ है, कैसा यूज हुआ है, किस तरीके का। तो वो सारी चीजें हमारे हमको सबसे पहले इफेक्ट करती हैं। तो अगर पेंटिंग को हम देखते हैं, पेंटिंग में बहुत ब्राइट और बहुत अच्छे कलर लगे हैं तो मोस्टली ये रहता है कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, खुशी का माहौल है, या मतलब तुरंत हमारे इमोशंस उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि बहुत ही डल कलर है, बहुत ही कलर में उतनी मतलब ताजगी या उतना मतलब अच्छे कलर नहीं यूज किए गए हैं, या कुछ ऐसा हमने पेंटिंग में दिखाना है कि शौक से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, तो उस तरीके के जब कलर यूज होते हैं तो वो हमारे जैसे ही हम देखते हैं तो हमें तुरंत उसी प्रकार के इमोशंस हमारे मतलब उसको देखते ही वैसा ही हम फील करने लगते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे है हमारा इमोशन। ठीक है, इमोशन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कलर इज टू सजेस्ट इमोशंस। फोर्टी वन नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हमजा नामा पेंटिंग्स वर कमीशन्ड बाई। हमजा नामा की जो पेंटिंग्स बनी थी किसके संरक्षण में या किसने बनवाई थी। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है अकबर, सेकंड है हमारा जहांगीर, थर्ड है शाहजहां, और फोर्थ है नूर जहां। ठीक है, तो ये हमजानामा मैन्युस्क्रिप्ट की पेंटिंग्स बनी थी और ये बनवाई थी अकबर ने। अकबर ने अपने राज्य काल में बनवाई थी 1562 में। ठीक है, कई बार इसके लिए ये भी पूछा जाता है कि हमजानामा किस पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये सूती कपड़े पे बने हुए हैं हमजानामा के चित्र, इस पे अलग अलग प्रसंग पे चित्रण किया गया है, और इसमें लगभग 1400 चित्र भी है हमजानामा से संबंधित। इसको बनवाया था अकबर ने, जो उनके फेमस दरबारी चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद, इन लोगों ने ही इन चित्रों का निर्माण किया था। तो फर्स्ट वाला हो गया ऑप्शन हमारा सही, अकबर के काल में। फिर 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उन्स आर द टाइटल ऑफ
अ सेट ऑफ वर्क बाई, हिंदी में इसको कई घाव भी बोलते हैं और घाव लिखा भी हो सकता है, मिलता है कई बार। आर द टाइटल मतलब किसके कार्य कामों के टाइटल है उड या मतलब घाव, ये किसका कार्य है। और पेंटर्स दिए गए हैं अलग अलग। फर्स्ट नंबर पे है एम एफ हुसैन, सेकंड है जगदीश स्वामीनाथन, थर्ड नंबर पे सोमनाथ होर और फोर्थ नंबर पे है राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो ये हमारी उन सीरीज के लिए सबसे फेमस है हमारे सोमनाथ होर। ठीक है, सोमनाथ होर ने बनाई थी इन चित्रों की श्रृंखला। और बंगाल अकाल से पीड़ित लोगों की इन्होंने बहुत चित्रण किया था, उससे संबंधित इन्होंने बहुत सी मतलब प्रिंट भी बनाए थे। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि इन्होंने एक न्यू टेक्निक पल्प प्रिंट बहुत ज्यादा बनाए थे, उसी में ये उन सीरीज बनाई थी। ठीक है, और लिथोग्राफी, इंटेग्लियो सभी में इन्होंने काम किया। ये देखिए पल्प प्रिंट है इनका उन सीरीज का ही। ठीक है, फिर है पेंटर हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ बैनर पेंटर वॉज। ठीक है, कौन सा कलाकार है चित्रकार है जिसने अपना करियर एक बैनर पेंटर के साथ शुरू किया था, मतलब पहले वो बैनर पेंट करते थे। तो फर्स्ट नंबर पे है एम एफ हुसैन, सेकंड नंबर पे है जगदीश स्वामीनाथन, थर्ड नंबर पे है सोमनाथ होर और फोर्थ नंबर पे है राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो इसके लिए बता दें कि जो हमारे एम एफ हुसैन थे उनका जो शुरुआती दौर था, मतलब उस समय वो उन्होंने शुरुआत जब करी थी तो सबसे पहले उन्होंने बैनर पेंट करने दीवारों पे, मुंबई की दीवारों पे वहां बैनर पेंट करने शुरू किए थे। और उसके बैनर पेंट के बाद फिर उनको धीरे से एक टॉय कंपनी में काम मिला, फिर वहीं पे वो डिजाइन भी बनाते थे उसके। तो सबसे पहले मतलब जो शुरुआती दौर था उनका, क्योंकि तब उस समय इतना नहीं था, तो वो एज अ बैनर पेंटर की तरह उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। तो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया, एम एफ हुसैन। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इम्पेस्टो कलर्स आर अप्लाइड विद ब्रश, स्पैचुला, स्प्रे और कॉटन। ठीक है, इम्पेस्टो पहले तो आपको बता देते हैं कि इम्पेस्टो किसे कहते हैं। फंडामेंटल ऑफ आर्ट का ये क्वेश्चन है हमारा। तो फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इम्पेस्टो क्या होता है कि ये एक कलर की टेक्निक होती है। इसमें कलर को मतलब थिक कलर को लेके कार्य करते हैं, मतलब डायरेक्ट उसको लगाते हैं। और इसके लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पैचुला। ठीक है, इम्पेस्टो का एक मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कलर के कितने बड़े बड़े अलग से मतलब एक तरीके से डायरेक्ट थिक कलर लगाया जाता है, डायरेक्ट कलर लेके उसको लगाते हैं। स्टेरी नाइट जो वान गो की पेंटिंग है उसमें ये बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। देखिए, फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मेन एलिमेंट ऑफ इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग इज। ठीक है, मेन जो मुख्य था, विषय था मतलब, या मुख्य चीज थी इम्प्रेशनिस्ट मतलब प्रभाववादी कलाकारों की जो चित्र थे उसमें मुख्य तत्व क्या था। ठीक है, उसमें पूछा गया है मुख्य तत्व क्या था। सनलाइट, सेकेंड नंबर पे दिया गया है एटमॉस्फेयर, थर्ड पे है स्ट्रक्चर और फोर्थ पे है लाइंस। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो प्रभाववादी चित्रकार थे, वेस्टर्न आर्ट का ये क्वेश्चन है, जो प्रभाववादी चित्रकार थे उनके जो चित्र थे उसमें सबसे ज्यादा वो किस चीज को महत्व देते थे। तो इसके लिए राइट आंसर है हमारा सनलाइट, क्योंकि जो प्रभाववादी कलाकार थे उनका ये कहना था कि जो सनलाइट होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्ट सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, जो नेचर से जो लाइट आती है वो उस पे पड़ता है, उसी को वो चित्रित करते थे। और वो इसके लिए वो अपने स्टूडियो से बाहर जाके, कलाकार जितने थे वो स्टूडियो से बाहर जाके उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। नेचर को महत्व इसलिए भी दिया गया क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी होती है उस पे मतलब जब सनलाइट पड़ती है अलग अलग तरीके से, तो उसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं। अगर कोई एक पेंटिंग एक कलाकार सुबह के टाइम बनाता है
तो उसके कलर डिफरेंट होते हैं। फिर वो अगर उसको दोपहर के टाइम और फिर शाम के ऐसे अलग अलग टाइम पे बनाता है तो कलर स्कीम भी उसकी चेंज होती रहती है। तो इसके लिए मोने का नाम आता है। उन्होंने इम्प्रेशनिस्ट में बहुत ज्यादा काम किया है, शुरुआती उन्हीं की पेंटिंग से माना जाता है। इम्प्रेशन सनराइज उनकी जो फेमस पेंटिंग है। फिर है तो यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है हमारा प्रभाववादी कलाकारों का, वो क्या हो गया, सनलाइट। ठीक है, 46 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हिल वुमेन, हिल वुमेन वॉज पेंटेड बाई, हिल वुमेन जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? अमृता सिंह, अमृता प्रीतम, अमृता शेरगिल या अमिता नानगिया। ठीक है, तो यहाँ पे अमृता नाम से ही सारे देखिए देख के भी कंफ्यूज किया गया है, पर इसमें से आपको पता ही है अमृता शेरगिल है आर्टिस्ट। ठीक है, हिल वुमेन उनका फेमस चित्र है, दिखा देते हैं अभी हम। ये देखिए हिल वुमेन अमृता शेरगिल ने बनाया था और इस पेंटिंग को ऑयल में बनाया गया है 1935 में। कई बार ईयर भी पूछता है पेंटिंग्स का कि किस मीडियम में है, मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम में पूछता है, और किस ईयर में बनाया है ये भी पूछता है। तो पेंटिंग्स तो बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। और जो भी पेंटिंग पढ़ते हैं आप लोग, एक बार अगर आप उसको देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, मोस्टली पेंटिंग मिल भी जाती है, अगर आप देख लेते हो तो आपको और ज्यादा अच्छे से भी समझ में आ जाता है। तो इसका तो राइट आंसर हो गया हमारा अमृता शेरगिल। 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पेंटर हु वॉज अ साइंटिस्ट एंड एन इंजीनियर। ठीक है, ये देखिए ये भी पूछा गया घुमा के, आइडेंटिफाई द पेंटर। अब हमें उस पेंटर का नाम बताना है जो एक साइंटिस्ट भी थे और एक इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है रेम्ब्रा, सेकंड पे है लिनार्डो दा विंची, थर्ड पे है पॉल क्ली और फोर्थ पे है सेरा। ठीक है, सेरट या सेरा। तो यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर है इसका हमारा लिनार्डो दा विंची। इटालियन आर्टिस्ट जो था लिनार्डो दा विंची, वो अनेक विधाओं में मतलब पारंगत थे। वो उन्होंने मूर्तियां भी बनाई, पेंटिंग भी बनाई, आर्किटेक्चर भी बनाया, और उसके साथ ही साथ वो एक इंजीनियर और साइंटिस्ट के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पोटैटो ईटर्स वॉज पेंटेड बाई, पोटैटो ईटर्स वॉज पेंटेड बाई। ठीक है, तो पोटैटो ईटर्स पेंटिंग पूछी गई है, ये किसकी है? रेम्ब्रा, सेकंड नंबर पे है लिनार्डो दा विंची, थर्ड नंबर पे है वान गो और फोर्थ नंबर पे है माने। ठीक है, पोटैटो ईटर्स पेंटिंग जो है ये मैं बता दूं इसका राइट आंसर पहले, इसका राइट आंसर है ये है वान गो की वान गो की पेंटिंग। ठीक है, 48 का है ये, वान गो की है पेंटिंग। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पोटैटो ईटर्स वॉज पेंटेड बाई। ठीक है, पोटैटो ईटर्स किसके द्वारा बनाया गया है ये पेंटिंग? तो फर्स्ट नंबर पे है रेम्ब्रा, सेकंड पे है लिनार्डो दा विंची, थर्ड पे है वान गो और फोर्थ पे है माने। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे पहले बता देते हैं, वान गो। ठीक है, डच आर्टिस्ट वान गो ने बनाया था, और ये मतलब एक यथार्थवादी चित्रण था, 1885 में बना था। ऑयल पेंटिंग है ये, तो ये दो तीन चीजें भी आप इसकी देख लीजिए, ऑयल पेंटिंग है, 1885 में बना था और यथार्थवादी शैली में बना था। मैं एक बार आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए पोटैटो ईटर्स। इस पेंटिंग में देखिए उन्होंने मतलब एक साधारण घर का सीन है, इसको उन्होंने इसमें दिखाया गया है कि मतलब घर के जो भी सदस्य हैं, 5 लोग हैं, बैठे हैं एक टेबल के चारों ओर और सभी एक मतलब बॉइल्ड आलू खा रहे हैं। तो ये एक साधारण सीन था, और इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे चित्रण किए हैं। उनको मतलब गरीब असहाय लोगों से बहुत ज्यादा सिंपैथी भी थी, इसलिए इस टाइप के भी चित्र उन्होंने बहुत बनाए हैं। तो ये पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस पेंटिंग है और ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, वान गो की है ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा केव्स आर नियर, एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये कहाँ पे है, मतलब किसके पास है? नियर मतलब कहाँ, किसके पास है? तो फर्स्ट है मुंबई,
सेकंड है पटना, थर्ड है कैलकाटा और फोर्थ है कश्मीर। तो कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे हैं जिसको देखते भी आंसर समझ में आ जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये हमारी है मुंबई के समीप। ठीक है, मुंबई के समीप एक टापू है धारापुरी नामक, उसी में ये है। और यहाँ पे जो गुफाएं हैं लगभग 6ठी शताब्दी की हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक फेमस पाया गया है त्रिमूर्ति, उसको कहते हैं कलचुरी राजा ने बनवाया था उस मूर्ति को। त्रिमूर्ति के बारे में भी कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो ये एलिफेंटा केव में ही है, बहुत फेमस गुफा है ये भी। लास्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जैन मिनिएचर पेंटिंग्स आर प्रिडोमिनेटली, मतलब जैन मिनिएचर पेंटिंग में मुख्य रूप से क्या कैसी थी? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, लाइन ड्राइंग्स और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जैन मिनिएचर जो 12वीं से 16वीं सदी के बीच में बनाई गई थी लघु चित्र, जैन लघु चित्र थे। और इसमें ये तो इसमें राइट आंसर तो पहले लगा लीजिए, इसका है 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल थे। और जैन धर्म से जो संबंधित उनके जो रिलीजियस स्टोरीज होती थी जैसे कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, इन सब से रिलेटेड इसमें चित्रण हुआ है। तो इसमें फर्स्ट वाला हो गया सही, जैन मिनिएचर जो पेंटिंग्स है वो 2 डायमेंशनल है। फ्रेंड्स, ये इसमें इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, बट ये वीडियो मेरा बहुत लेंदी हो रहा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करे हैं। अब 50 क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे आपसे डिस्कस करूंगी, उसको भी मैं इसी तरह पूरा डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बता दूंगी। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इसे कमेंट्स करके जरूर पूछिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मैं इसी की तरह और भी अलग अलग जगह के जो भी पेपर मुझे अवेलेबल होंगे वो मैं आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।